चारकोट लेडन क्रिस्टल्स, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अगर चारकोट लेडन क्रिस्टल्स की प्रेजेंस इयोसिनोफिल्स के अंदर देखी गई, सो इट कंफर्म कि उसको मे बी अमीबिएसिस है। ठीक, सो बेटा डायग्नोसिस क्या है? प्रेजेंस ऑफ चारकोट लेडन क्रिस्टल्स जो कि बने होते हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ इयोसिनोफिल्स, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ इयोसिनोफिल्स। ओके बेटा, नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट। अगर किसी इंसान को बेटा अमीबिक डिसेंट्री है, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? नाउ ट्रीटमेंट। नाउ ट्रीटमेंट। चूंकि कौन सी डिजीज है बेटा? प्रोटोजोवन डिजीज, तो इसको हम एंटी प्रोटोजोवन ड्रग्स जो है वो दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है टिनिडेजोल, मेट्रोनिडेजोल। सो ये दवाइयां हम इसको दे सकते हैं ठीक करने के लिए, टिनिडेजोल एंड मेट्रोनिडेजोल। सो दिस इज अमीबिक डिसेंट्री, क्योंकि इसमें डिसेंट्री होती है बाय मींस ऑफ विद द हेल्प ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इसलिए इसको कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री। सो ये हमारे पास और एक डिजीज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट डिजीज दैट इज मलेरिया, क्योंकि थोड़ी बड़ी डिजीज है इनसे। सो स्टार्ट हम करेंगे सेवेंथ डिजीज, वो भी प्रोटोजोवन डिजीज है कॉल्ड मलेरिया। मलेरिया। नाउ बेटा, जो मलेरिया है, इट इज अ प्रोटोजोवन डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। नाउ बेटा, जब पुराने ज़माने में हम जब उतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी 17th-18th सेंचुरी में, तो बेटा ये जो मलेरिया है, एक साइंटिस्ट आ गया था, उसी ने एक टर्म दी है मैक्यूलॉज। टर्म जो है इट वॉज गिवन बाय मैक्यूलॉज। उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ये था मैक्यूलॉज कि जो मलेरिया है डिजीज जिसको होती है, इट इज कॉज्ड बाय बैड एयर। माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स ARIA, एरिया मीन्स एयर। सो बिलीव किया जाता था अकॉर्डिंग टू मैक्यूलॉज कि ये बैड एयर से होती है। सो टर्म जो है इट वॉज गिवन बाय मैक्यूलॉज। नंबर सेकंड, फिर और एक साइंटिस्ट आ गया बेटा, उसका नाम था लेवरेन। लेवरेन ने कॉजेटिव एजेंट मलेरिया का जो है डिस्कवर किया, एंड लेवरेन ने कहा वो जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज अ प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म नोन एज प्लाज्मोडियम। सो लेवरेन ने कॉजेटिव एजेंट which is a protozoan agent called plasmodium, इसकी डिस्कवरी की। A protozoan organism, प्लाज्मोडियम। ठीक बेटा, फिर और एक साइंटिस्ट आ गया सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस, इसने एस्टैब्लिश की रिलेशनशिप बिटवीन मलेरिया एंड फीमेल मॉस्किटो। इसने कहा मॉस्किटो और मलेरिया में क्या रिलेशनशिप है, कैसे मलेरिया को मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है। द रिलेशनशिप वाज गिवन बाय सर रोनाल्ड रॉस, और इसके बेस पे बाद में इसको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो सर रोनाल्ड रॉस ने एस्टैब्लिश की relationship between malaria and mosquito, malaria and female mosquito। ओके बेटा, फीमेल मॉस्किटो। ओके, दो डेट्स यहां पे याद रख लीजिए बेटा। एक डेट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं 20 अगस्त, और दूसरा है हमारे पास 25 अप्रैल।
जो 20th अगस्त है, इट इज नोन एज मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे। और जो 20th अप्रैल है, इट इज नोन एज मॉस्किटो डे, मॉस्किटो डे। ठीक, 20th अगस्त मलेरिया डे एंड 25th अप्रैल मॉस्किटो डे। नाउ बेटा, अब जो ये मलेरिया है, हमने देखा, हमने ये सीखा कि इट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोवन एजेंट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। मगर बेटा, जो प्लाज्मोडियम है उसकी 4 स्पीशीज है विच कॉजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पीशीज ऑफ मलेरिया, स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, और उनसे हम देखेंगे कि उनसे किस टाइप की जो है मलेरिया होती है। सो यहां पे बेटा स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। नाउ बेटा, नंबर 1 स्पीशीज, that is Plasmodium vivax. Now this Plasmodium vivax, it causes a malaria which is known as benign tertian malaria, causes benign tertian malaria। अब इसमें डिफरेंस क्या है बेटा बिनाइन टर्शन मलेरिया में? इसमें जो पैरोक्सिम्स होते हैं, पैरोक्सिम्स है रिकरेंट फीवर, एक टर्म यहां पे याद रख लीजिए, पैरोक्सिम्स। पैरोक्सिम्स होते हैं रिकरेंट फीवर, रिऑकरेंस ऑफ फीवर या रिकरेंट फीवर। यानी इसमें क्या है आगे मैं बताऊंगा। मलेरिया का एक मेन सिम्टम है कि इसमें जो फीवर है वो 2 दिनों के बाद चढ़ता है या 1 दिन के बाद वो फीवर आ जाएगा, फिर उसके बाद एक पर्सन को लगेगा मैं ठीक हूं, फिर से 1-2 दिन के बाद उसको फिर से फीवर आ जाएगा। सो इसमें जो फीवर है दैट ऑकर्स ऑन रिकरेंट बेसिस, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद। तो बेटा जो ये पैरोक्सिम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, इसका जो पैरोक्सिम पीरियड है दैट इज 48 आवर्स, यानी 2 डेज। 2 दिन के बाद एक इंसान को इसमें बहुत ज़्यादा फीवर जो है आ जाता है, फिर वो उसको लगता है मैं ठीक हो गया, फिर से 2 दिनों के बाद इसको फिर से फीवर आ जाएगा। सो इसमें क्या है रिकरेंट जो फीवर है, पैरोक्सिम पीरियड जो इसमें है, या सीधे लिख लीजिए रिकरेंट फीवर जो इसमें है, रिकरेंट फीवर वो आ जाता है एवरी 48 आवर्स, आफ्टर एवरी 48 आवर्स या 2 डेज आप लिख सकते हैं। और एक चीज, जो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये स्पीशीज ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में पाई जाती है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में ये पाई जाती है, एंड इंक्लूडिंग इन इंडिया, इंडिया में भी यही वाला जो है मलेरिया कॉज करता है बेटा। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में पाया जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया। नंबर 2 हमारे पास है प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल। इट आल्सो कॉजेज बिनाइन टर्शन मलेरिया, या कुछ बुक्स ने उसको लिखा है माइल्ड टर्शन मलेरिया, कॉजेज आल्सो बिनाइन टर्शन मलेरिया। इसमें जो भी है पैरोक्सिम पीरियड जो है, पैरोक्सिम पीरियड वो कितना है बेटा, वो भी है 48 आवर्स का। 48 आवर्स के बाद फीवर रिकरेंट हो जाएगा, 48 आवर्स। ना फर्क क्या है अब इन दो में कि ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में पाया जाता है, जबकि जो प्लाज्मोडियम ओवेल है इट्स मेनली फाउंड इन वेस्टर्न अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ये मोस्टली इन रीजन्स में पाया जाता है, वेस्टर्न अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, प्लाज्मोडियम ओवेल। नंबर 3 हमारे पास है बेटा प्लाज्मोडियम, हमारे पास है प्लाज्मोडियम मलेरिए।
जो बेटा प्लाज्मोडियम मलेरिया है, इट कॉजेज कॉटिडियन मलेरिया, कॉजेज कॉटिडियन मलेरिया। कॉटिडियन मलेरिया, इसमें क्या होता है, जो फीवर है दैट रिऑकर्स एवरी आफ्टर every after 72 hours, every after 72 hours। ओके बेटा, एवरी आफ्टर 72 आवर्स। और ये जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है ये भी ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में पाया जाता है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स। लास्ट, इन चारों में जो सबसे खतरनाक किस्म का मलेरिया है वो इससे होता है, दैट इज प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम। फोर्थ, प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम। जो प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम है, इट कॉजेज कॉटन मलेरिया, कॉटन मलेरिया। जो कॉटन मलेरिया ये कॉज करता है बेटा, इसमें जो फीवर है वो रिऑकर होता है एवरी आफ्टर 1 डे, वो एवरी डे रिऑकर होता है, रिऑकर्स एवरी डे, कॉटन मलेरिया। ऐसे इट ऑल्सो कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्शन मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्शन मलेरिया। इसका पैरोक्सिम पीरियड भी तकरीबन 48 आवर्स का होता है। और इसमें इर्रेगुलर मलेरिया भी ये कॉज करवा सकता है, इर्रेगुलर मलेरिया जिसमें कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है रिऑकरेंस ऑफ फीवर का। इर्रेगुलर मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्शन मलेरिया एंड कॉटन मलेरिया। ना बेटा, ये जो प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम है, इट इज मोस्टली फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स, ये मोस्टली टेम्परेट रीजन्स में पाया जाता है, टेम्परेट रीजन्स में। ना ये हमारे पास बेटा 4 टाइप्स की स्पीशीज आ गई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिया एंड फैलसिपेरम। और 4 टाइप्स के मलेरिया, बिनाइन टर्शन मलेरिया, इससे भी बिनाइन टर्शन या माइल्ड टर्शन मलेरिया, कॉटिडियन मलेरिया, कॉटन मलेरिया, मैलिग्नेंट, इर्रेगुलर मलेरिया। नाउ बेटा, अब अगर किसी इंसान को मलेरिया हो गया, अब उसको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बेटा? सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। बेटा, मलेरिया के सिम्टम्स को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, इसमें मेन 3 स्टेजेस आते हैं, द कोल्ड स्टेज, द हॉट स्टेज एंड द स्वेटिंग स्टेज। नाउ कोल्ड स्टेज में इसको क्या होता है, इसको चिल्स आने स्टार्ट होते हैं, इसको शिवरिंग होती है, दो ही में बी कवर्ड विद मेनी ब्लैंकेट्स, मगर उसको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, शिवरिंग इसको होती है, चिल्स उसको होने स्टार्ट होते हैं। और ये स्टेज जो कोल्ड स्टेज है, दिस स्टेज रिमेन्स फॉर अबाउट 20 मिनट्स टू 1 आवर, 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक ये स्टेज उसको रहेगा कोल्ड। उसके बाद क्या होता है, हॉट स्टेज, इसको एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा फीवर इसको आता है, मोर देन इवन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो हॉट स्टेज में क्या होता है बेटा, इसको बहुत फीवर, हाई फीवर आ जाता है, हाई फीवर, इसका फीवर मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, इवन 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ इसके बाद क्या होता है, इसकी जो हार्ट रेट है वो भी तेज हो जाती है, इंक्रीज इसकी हो जाती है हार्ट रेट, एज वेल एज ब्रीथिंग रेट, वो भी इसकी ज्यादा हो जाती है।
नाउ इसके बाद क्या होता है, नाउ दिस स्टेज इट रिमेन्स फॉर 1 to few hours, ये कुछ घंटों तक ये स्टेज रहती है, few hours। नाउ इसके बाद क्या होता है, स्वेटिंग। इसके बाद बहुत ज्यादा पसीना इसको आ जाता है, प्रोफ्यूजली बॉडी जो है दैट प्रोफ्यूजली स्वेट्स, उसमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है। प्रोफ्यूजली स्वेटिंग, बॉडी प्रोफ्यूजली स्वेट्स, या प्रोफ्यूज स्वेटिंग इसमें हो जाती है। ना बेटा जो इसको स्वेटिंग हो जाती है, इसको बहुत ज्यादा राहत मिलती है, इसको लगता है कि मैं ठीक हो गया हूं। जिसको जो कोल्ड हॉट और स्वेटिंग, चूंकि स्वेटिंग के बाद ये हमें भी आम में, अगर आम हालात में भी हम देखेंगे, अगर किसी को फीवर है उसको स्वेटिंग हो जाती है, उसको लगता है मैं ठीक हो गया हूं, इसको लगेगा कि मैं ठीक हो गया हूं। मगर नाउ डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्पीशीज, नाउ इसको नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पीशीज, टाइप ऑफ स्पीशीज, अब इसको फिर से जो है स्टेजेस रिऑकर होंगे, इसको फिर से वही कोल्ड, फीवर और स्वेटिंग स्टेज हो जाएगी। वो किस पे बेस करेगी कि ऑन द बेसिस ऑफ जो अफेक्टेड स्पीशीज है, टाइप ऑफ, जिससे स्पीशीज जो 4 है, जो उसमें से जो है जिसने कॉज किया है मलेरिया, तो उसके बेस पे इसको फिर रिऑकरेंस ऑफ फीवर फिर से होगा, रिऑकरेंस ऑफ फीवर, जो कि हम लिख सकते हैं 1 to तकरीबन 3 days, वेरी करेगा एज पर द टाइप ऑफ स्पीशीज। नाउ द अदर सिम्टम्स जो इसको होंगे वो ये है, चूंकि आगे मैं बताऊंगा ये अपनी लाइफ जो है वो आरबीसीज के अंदर जो है कंप्लीट और लिवर के अंदर करता है, तो ये इफेक्ट करता है आरबीसीज को, जिससे इस इंसान को अनीमिया हो सकता है, इसका लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है, लिवर इसका डैमेज हो सकता है, स्प्लीन जो है वो एनलार्ज हो सकता है, लिवर की भी एनलार्जमेंट हो सकती है। नंबर नेक्स्ट, इसको बहुत ज़्यादा वीकनेसेस आ जाएगी, मस्क्यूलर वीकनेस, इसको नौशिया हो सकता है। ओके बेटा, अच्छा इसको दूसरी प्रॉब्लम्स भी, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बाद में हार्ट प्रॉब्लम्स इसको हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स इसको हो सकती है, इसको जॉन्डिस हो सकता है। सो दिस डिजीज इज एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इसको बहुत किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती है, मगर मेन जो इसके स्टेजेस है सिम्टम्स के वो ये 3 है, कोल्ड, हॉट स्टेज एंड स्वेट स्टेज। ओके, नाउ बेटा अब अगर किसी इंसान को मलेरिया हो गया है, अब हम इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? डायग्नोसिस नंबर 1, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड फिल्म्स। हम उस इंसान का जो है ब्लड जो है वो बाहर निकालेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हम उसका जो ब्लड है उसकी एनालिसिस करेंगे। सो नंबर 1 है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड फिल्म्स। नंबर 2, दूसरा एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट्स, हमारे पास आते सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट एंड पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मगर ये जो 2 है ये बहुत महंगे हैं एंड दीज आर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। तो ज़्यादातर जो किया जाता है दैट इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड फिल्म्स, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। नाउ बेटा अब अगर किसी इंसान को ये डिजीज हो गई, अब हम इस डिजीज से एक इंसान को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? Nowadays बेटा we have drugs available for malaria treatments। इवन पुराने ज़माने में भी बेटा लोग जो है वो इसका इलाज जानते थे। एक ट्री आता है सिनकोना ट्री, उससे वो सिक्रीशन ऑब्टेन करते थे दैट इज नोन एज क्विनीन, क्विनीन फ्रॉम सिनकोना ट्री, फ्रॉम सिनकोना।
तो लोग पुराने ज़माने से जो है मलेरिया का इलाज करते थे बाय मीन्स ऑफ ए सिक्रीशन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनकोना, दैट इज कॉल्ड क्विनीन. नाउअडेज वी हैव सिंथेटिक ड्रग्स. आजकल हमारे पास सिंथेटिक ड्रग्स अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल क्लोरोक्वीन फॉस्फेट, क्लोरोक्वीन फॉस्फेट, ओके, दाराप्रिम, सल्फाडॉक्सिन, सल्फाडॉक्सिन जिसको हम प्राइमाक्यून भी कहते हैं, प्राइमाक्यून, दाराप्रिम, क्लोरोक्वीन फॉस्फेट, सल्फाडॉक्सिन एटसेट्रा, ये दवाइयां हम इसको दे सकते हैं. ठीक बेटा. नाउ नेक्स्ट कंट्रोल जो है, अब हम जो मलेरिया है इसको कैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ओके बेटा, तो हम इसको कैसे अब कर सकते हैं कंट्रोल ऑफ मलेरिया, जिससे हम अपने आप को इस डिजीज से बचा सकते हैं. सिंपल है. फिर हम लास्ट पे इसका लाइफ साइकिल लेंगे, ये कैसे ट्रांसमिट होता है और उसी में हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे. ना बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है मलेरिया में, दैट इज कंट्रोल ऑफ मलेरिया. हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमें जो है मलेरिया ना हो, या प्रिवेंशंस, हम क्या मलेरिया से प्रिवेंशंस कर सकते हैं ताकि जो एक सोसाइटी है वो मलेरिया फ्री रहे. ओके बेटा, नंबर 1 सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, जो इसका वेक्टर है उनको एलिमिनेट करना है. वेक्टर इसका कौन सा है बेटा? वेक्टर इसका है ये मॉस्किटो. जो मॉस्किटोज है अगर हम मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को रोक सके, मॉस्किटोज को हम रोकेंगे बहुत ज्यादा बनने से, तो मलेरिया को हम बहुत हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एलिमिनेट द ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर मॉस्किटोज. हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, जहां पे मॉस्किटो ब्रीड कर सकता है, एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम हमारे पास होना चाहिए. उसके लिए हमें क्या, प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए एंड वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम. नंबर 2 हमारे पास एक बायोलॉजिकल टेक्निक भी आती है विच इज नोन एज स्टरलाइजेशन टेक्निक. स्टरलाइजेशन टेक्निक, हम मॉस्किटोज को स्टेराइल बना सकते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो हम रोक सके. स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स. ऐसे थर्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल में और एक चीज है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिशेस. क्योंकि पॉन्ड्स जो होते हैं वहां पे मॉस्किटोज का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, ब्रीडिंग प्लेस वो उनकी होती है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सम फिशेस लाइक गंबूसिया फिश, like गंबूसिया फिश, ट्राउट फिश. सो हम क्या करेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ फिशेस इनटू द पॉन्ड्स. उससे क्या होगा बेटा, जो ये गंबूसिया और ट्राउट है, दे ईट द मॉस्किटो लार्वे. ये जो है बेटा, ये मॉस्किटोज के लार्वे को ईट करते हैं. तो जब लार्वे खत्म हो गए, मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को हम बहुत हद तक रोक सकते हैं. क्या क्या बेटा, ब्रीडिंग प्लेसेस को एलिमिनेट करना, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं, फिशेस को इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं पॉन्ड्स में. ऐसे फोर्थ बेटा हम यूज कर सकते हैं इनर्ट स्पोर्स ऑफ बुवेरिया बेसियाना, एक फंगस है बेटा, हम उनके इनर्ट स्पोर्स को यूज कर सकते हैं ऑन द वॉल्स एंड नेट्स.